आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से को कुरेदने वाले हैं जो करोड़ों लोगों की नौकरी, उनके करियर और उनकी जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। चाहे वो कोई आईएएस अफसर बनना चाहता हो या स्कूल में टीचर या पुलिस में भर्ती होना चाहता हो। हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की, उस गारंटी की जो हमारा संविधान देता है। और ये गारंटी मिलती है अनुच्छेद 16 से, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम एक कहानी समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है दो ताकतवर विचारों के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार कोशिश की। एक तरफ ये वादा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और दूसरी तरफ यह हकीकत कि समाज में सब बराबर नहीं है। हम देखेंगे कि इस अनुच्छेद का सीधा साधा वादा क्या है और कैसे अदालती मामलों और संशोधनों ने इसे भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बना दिया है। और इस उलझे हुए विषय की परतें खोलने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि अनुच्छेद 16 असल में अनुच्छेद 14 में दिए गए बराबरी के बड़े वादे का ही एक खास हिस्सा है? मतलब अनुच्छेद 14 एक बड़े छाते की तरह है जो कहता है सब बराबर है, और अनुच्छेद 16 उसी छाते के नीचे एक खास छतरी है जो सिर्फ सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करती है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक तरीके से इसे समझा है। अगर अनुच्छेद 14 को एक जीनस या कहें कि एक मूल सिद्धांत माना जाए, जंगल जैसा। हाँ, अगर अनुच्छेद 14 जंगल है तो अनुच्छेद 16 उस जंगल का एक खास पेड़ है। ये उस बराबरी के वादे को कागज से उतारकर असल जिंदगी में यानी सरकारी दफ्तरों और नौकरियों में लाने की कोशिश है। तो फिर चलिए इस पेड़ की शाखाओं को देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 2 आते हैं। ये तो काफी सीधे और स्पष्ट लगते हैं। ये इस अनुच्छेद की नींव है। खंड 1 कहता है कि राज्य के तहत किसी भी नौकरी के लिए सभी नागरिकों को बराबर मौका मिलेगा। बहुत साफ बात। खंड 2 इसे और भी मजबूत करता है। वो 7 आधार गिनाता है: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, स्थान या निवास। 7 आधार। हाँ, और कहता है कि सिर्फ इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो सब कुछ काफी सीधा साधा लगता है। सबको बराबर मौके मिलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भारत की सामाजिक हकीकत इतनी सीधी नहीं है, और यहीं पर संविधान बनाने वालों ने कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस डाले जो इसे जटिल बना देते हैं। जैसे खंड 3 जो निवास यानी रेजिडेंस के आधार पर शर्त लगाने की इजाजत देता है। ये तो खंड 2 का उल्टा लग रहा है। अच्छा, ये विरोधाभासी लगता है, पर इसके पीछे एक व्यवहारिक सोच थी। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कुछ खास नौकरियों के लिए उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने की शर्त लगा सकती है। इसका मकसद होता है स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देना, खासकर उन पिछड़े इलाकों में जहां बाहर के लोग आकर नौकरियां ले सकते हैं। अच्छा। जैसे 1957 में एक कानून बनाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में इसे कुछ समय के लिए लागू किया गया था। अच्छा, ये एक तरह का संतुलन है। और फिर आता है संविधान का सबसे विवादित और शायद सबसे जरूरी हिस्सा खंड 4, जो आरक्षण की नींव रखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। खंड 4 कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि पिछड़े हुए नागरिकों का कोई वर्ग ऐसा है जिसका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके लिए पद आरक्षित कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक अपवाद नहीं है, ये एक सक्षम करने वाला प्रावधान है। मतलब ये राज्य को एक शक्ति देता है। एक शक्ति देता है, एक जिम्मेदारी देता है कि वो बराबरी लाने के लिए कुछ अलग करें। यहीं से भारत की आरक्षण नीति को संवैधानिक ताकत मिलती है। और एक छोटा सा अपवाद खंड 5 में भी है, जो धार्मिक संस्थानों के बारे में है। हाँ, ये भी एक व्यवहारिक बात है। ये कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कोई मंदिर या वक्फ बोर्ड, तो उसके किसी पद के लिए उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति को जरूरी बनाया जा सकता है। ये धार्मिक संस्थानों की अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी का सम्मान करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16 का ढांचा है, एक बड़ा वादा और कुछ जरूरी अपवाद। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इन अपवादों को जमीन पर उतारा गया, और वो मोड़ आया मंडल आयोग के साथ। बिल्कुल। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। उनका काम था भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। 1980 में जब उन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो वो एक राजनीतिक भूचाल ले आई। रिपोर्ट ने कहा कि भारत की लगभग 52% आबादी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से है। 52%, और सिफारिश की गई कि इनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण होना चाहिए। हाँ, और जब 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया तो देश भर में आग लग गई। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए
और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे हम मंडल केस के नाम से जानते हैं। इस केस ने तो आरक्षण की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 9 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया, उसने कुछ नियम बना दिए जो आज तक लागू हैं। उस फैसले ने कई लक्ष्मण रेखाएं खींच दी। सबसे पहले कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी नहीं हो सकती, पिछड़ापन सामाजिक होना चाहिए, जिसकी एक वजह जाति हो सकती है। एक मिनट, तो कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही तो ठहराया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी लगा दी, क्रीमी लेयर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप एक पूरे वर्ग को पिछड़ा मान भी रहे हैं और फिर उसी में से कुछ लोगों को बाहर भी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सोच थी? बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट की सोच ये थी कि आरक्षण का फायदा उस वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी पिछड़ी जाति का कोई परिवार पढ़ लिख कर और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गया है, जैसे कोई बड़ा अफसर है या डॉक्टर है, बिल्कुल, तो उनके बच्चों को आरक्षण की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उसी जाति के किसी गरीब परिवार के बच्चे को है। तो क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंचे। ये तो काफी तर्कसंगत लगता है। और फिर आई वो 50% वाली सीमा जो आज भी हर बहस में सुनाई देती है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कितना भी हो, कुल मिला के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि बराबरी का मूल अधिकार खत्म न हो जाए। और एक और बहुत बड़ी बात कही कि आरक्षण सिर्फ शुरुआती नियुक्ति यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिलेगा, प्रमोशन में नहीं। और इसी आखिरी बात ने एक नए टकराव को जन्म दिया। वाह, तो ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका और संसद के बीच एक टकराव था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया और संसद ने दूसरा बनाने के लिए संविधान ही बदल दिया। ये तो किसी शतरंज के खेल जैसा लगता है, जहां हर चाल के बाद एक नई कहानी शुरू हो रही है। ये शतरंज का ही खेल था। इंदिरा साहनी के फैसले को पलटने के लिए संसद ने एक के बाद एक कई संविधान संशोधन किए। सबसे पहले 1995 में 77वां संशोधन आया, जिसने अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा। इसने राज्य को SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने का अधिकार वापस दे दिया। और फिर 2001 में 85वां संशोधन हुआ, जिसने परिणामी वरिष्ठता या कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए ऑफिस में आप और आपका एक जूनियर है जो आरक्षित वर्ग से है। एक प्रमोशन की जगह खाली होती है और आरक्षण के कारण वो जूनियर आपसे पहले प्रमोट हो जाता है। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब है कि वो सिर्फ उस पोस्ट पर ही आपसे सीनियर नहीं हुआ, बल्कि अब वो हमेशा के लिए कंपनी की सीनियरिटी लिस्ट में आपसे ऊपर हो गया है। इसी बात पे सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। अच्छा, अब समझ आया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और एक 81वां संशोधन भी था जो कैरी फॉरवर्ड नियम के बारे में था। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा। मान लीजिए किसी साल SC/ST के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ 10 ही भर पाती हैं, तो बची हुई 10 सीटें खत्म नहीं होंगी, उन्हें अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जब अगले साल इन 10 सीटों को भरा जाएगा तो उन्हें उस साल की 50% की सीमा में नहीं गिना जाएगा। ये बैकलॉग भरने के लिए किया गया। बिल्कुल। जाहिर है संसद के इन कदमों को भी कोर्ट में चुनौती दी गई होगी। दी गई। M नागराज बनाम भारत संघ केस 2006 में कोर्ट ने इन संशोधनों को रद्द तो नहीं किया, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्यों पर 3 बहुत सख्त शर्तें लगा दी। वो शर्तें क्या थीं? पहली, राज्य को आंकड़ों के साथ साबित करना होगा कि वो SC/ST समुदाय आज भी पिछड़ा हुआ है। दूसरी, आंकड़ों से ये भी दिखाना होगा कि उस पद पर उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। और तीसरी शर्त तो और भी पेचीदा लगती है, ये कि आरक्षण से प्रशासन की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दक्षता वाली बात तो बहुत सब्जेक्टिव है। इसे कोई कैसे साबित कर सकता है? क्या इससे राज्यों के लिए प्रमोशन में आरक्षण देना लगभग नामुमकिन नहीं हो गया? ऐसा लगता है जैसे कोर्ट ने एक हाथ से अधिकार दिया और दूसरे से वापस ले लिया। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इन्हीं शर्तों की वजह से कई राज्यों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करना बहुत मुश्किल हो गया और ये मामला आज भी अदालतों में उलझा हुआ है। तो ये कहानी और भी उलझती जा रही है। और इस कहानी में सबसे नया मोड़ आया 2019 में
EWS आरक्षण के साथ। हाँ, ये एक और भूचाल था। 130वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। इसने पहली बार सिर्फ आर्थिक आधार पर यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। ये इंदिरा साहनी केस के उस फैसले के ठीक खिलाफ था जिसमें कहा गया था कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया होगा। सबको ये उम्मीद थी, लेकिन जनहित अभियान बनाम भारत संघ केस 2022 में 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी में तय की गई 50% की सीमा सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों मतलब SC, ST, OBC के लिए थी। EWS आरक्षण उस सीमा के ऊपर अलग से दिया जा सकता है। इसका असर सीधे जनरल कैटेगरी के उन लाखों युवाओं पर पड़ा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब अब आरक्षण की सीमा 50% नहीं रही। ये तो पूरी व्यवस्था का एक तरह से रीबूट हो गया है। हमारे स्रोतों में आरक्षण की आलोचनाओं का भी जिक्र है। सबसे बड़ी बहस तो हमेशा मेरिट बनाम आरक्षण की होती है। और यहाँ बहस का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि लड़ाई सिर्फ मेरिट बनाम आरक्षण की नहीं बल्कि मेरिट की परिभाषा की है। क्या मेरिट सिर्फ परीक्षा में मिले नंबर हैं? या फिर एक डॉक्टर की मेरिट इस बात में भी है कि वो दूर दराज के गांव के मरीज की भाषा और हालात समझ सके? एक पुलिस वाले की मेरिट क्या इस बात में नहीं है कि वो समाज के हर तबके का भरोसा जीत सके? आरक्षण इसी दूसरी तरह की प्रतिनिधित्व वाली मेरिट को स्थापित करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। एक और आलोचना ये होती है कि आरक्षण से जाति व्यवस्था और मजबूत होती है, खत्म होने की बजाय। ये एक जायज चिंता है कि क्या हम लोगों को उनकी जाति की पहचान में बांध रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जाति भारत की एक कड़वी हकीकत है। सिर्फ उसे नजरअंदाज कर देने से वो खत्म नहीं होगी। जब तक हर जाति के लोग शासन प्रशासन में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक एक असल में बराबरी वाला समाज बनाना मुश्किल है। तो अनुच्छेद 16 जो पहली नजर में बराबरी का एक सीधा साधा वादा लगता है, असल में वैसा है नहीं। ये एक ही समय में अवसर की समानता का एक मजबूत वादा है और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का एक बहुत ही जटिल और लगातार बदलता हुआ तंत्र भी है। मंडल आयोग से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट की खींचतान और अब EWS आरक्षण तक, इसकी यात्रा भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का आईना है। ये अनुच्छेद इस बात का प्रतीक है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों और सच्चाइयों के साथ खुद को बदलता है, विकसित होता है। बिल्कुल, इसका असली मकसद योग्यता और न्याय के बीच एक ऐसा संतुलन बनाना है जो हमेशा से एक बहुत मुश्किल काम रहा है और शायद हमेशा रहेगा। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। स्रोतों से ये तो साफ है कि अनुच्छेद 16 का मकसद ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए लोगों को आगे लाना है, पर क्या आरक्षण इसका एक स्थायी समाधान है? और हम एक ऐसे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं जहां किसी भी नागरिक को आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह के आरक्षण की जरूरत ही न पड़े? वो मंजिल कैसे हासिल होगी?